नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया है। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे इचिरो किशीमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। और ये किताब बेस्ड है अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पर। हाँ, जो फ्रॉयड और यूंग के साथ साइकोलॉजी के 3 सबसे बड़े नामों में से एक है। बिल्कुल, मतलब द बिग थ्री। और इसके विचार इतने इतने क्रांतिकारी हैं। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपका अतीत, आपका पास्ट, आपके आज को कंट्रोल नहीं करता, या ये कि गुस्सा महज एक भावना नहीं बल्कि एक हथियार है, और सबसे बड़ी बात कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप अभी इसी पल चुन सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और आज हमारी इस बातचीत का मिशन इन्हीं चौंकाने वाले आइडियाज की तह तक जाना है। हम देखेंगे कि कैसे एडलर का मनोविज्ञान हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है, खासकर ट्रॉमा यानी गहरे सदमे के विचार को। और ये किताब एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हमारी सारी की सारी परेशानियां असल में हमारे आपसी रिश्तों की वजह से हैं। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। मेरे दिमाग में जो पहला और सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो किताब का भी शुरुआती सवाल है। क्या लोग सच में बदल सकते हैं? किताब की शुरुआत एक फिलोसोफर और एक नौजवान के बीच बातचीत से होती है, और वो नौजवान पूरी तरह से मायूस है। उसका मानना है कि लोग बदल ही नहीं सकते। हाँ, वो अपने एक दोस्त का उदाहरण देता है जो सालों से अपने कमरे में बंद है, बाहर निकलने से डरता है। अब हम सब यही सोचेंगे कि शायद बचपन में उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, कोई ट्रॉमा, कोई बदमाशी, जिसका असर आज तक है। सही। अतीत का कारण, वर्तमान का प्रभाव। ये तो सीधी सी बात सी बात लगती है ना? पर यहीं पर एडलरियन साइकोलॉजी एक जोरदार यू टर्न लेती है। अच्छा, यह फ्रॉयड के हेतु विज्ञान यानी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को पूरी तरह से नकार देती है। एडलर का नजरिया प्रयोजनवाद का है, यानी टेलियोलॉजी, जो कारण पर नहीं बल्कि वर्तमान लक्ष्य या मकसद पर ध्यान देता है। एक मिनट, हेतु विज्ञान, प्रयोजनों, क्या था? ये शब्द बहुत भारी हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल आसान भाषा में फ्रॉयड कहते हैं, आपके साथ अतीत में कुछ हुआ इसलिए आप आज ऐसे हैं। जबकि एडलर कहते हैं, आपने आज एक लक्ष्य तय किया है इसलिए आप अतीत के उस अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस नौजवान के दोस्त के मामले में एडलर ये नहीं कहेंगे कि वो किसी ट्रॉमा की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा। तो वो क्या कहेंगे? एडलर कहेंगे कि उस दोस्त ने पहले से ही बाहर ना जाने का लक्ष्य बना लिया है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपने अंदर चिंता और डर की भावनाएं पैदा कर रहा है। मतलब वो बाहर ना जा पाने की वजह से परेशान नहीं है, बल्कि उसने बाहर ना जाने का मकसद पहले ही तय कर लिया है। ये तो सुनने में बहुत कठोर लग रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि उसका दर्द, उसका डर असली नहीं है। ये तो एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लगता है। कोई जानबूझकर अपने लिए चिंता और डर क्यों पैदा करेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। एडलर ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उसका दर्द या डर नकली है। वो भावनाएं 100% असली हैं। अच्छा। लेकिन एडलर उस भावना के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, अगर वो लड़का बाहर निकलता है तो उसे नौकरी करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, शायद उसे रिजेक्शन झेलना पड़े, शायद वो असफल हो जाए। कमरे में बंद रहकर वो इन सभी मुश्किलों से बच जाता है। तो बाहर न जाने का लक्ष्य उसे एक तरह की सुरक्षा देता है, और इस लक्ष्य को जायज ठहराने के लिए उसका दिमाग चिंता नाम का एक बहुत मजबूत कारण बना लेता है। तो ये दोष देना नहीं है? नहीं, यहाँ दोष देने की बात नहीं है, बल्कि शक्ति वापस लेने की बात है। ठीक है, ये थोड़ा समझ आ रहा है। मतलब भावनाएं हमारे लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है। जैसे गुस्सा। मैंने कल एक कॉफी शॉप में वेटर पर गुस्सा किया क्योंकि उसने मेरी नई जैकेट पर कॉफी गिरा दी। मुझे तो लगा कि मेरा गुस्सा एक स्वाभाविक रिएक्शन था। इसमें मेरा क्या लक्ष्य हो सकता है? एडलर के नजरिए से वो गुस्सा स्वाभाविक नहीं था। आपने वेटर को अपनी बात मनवाने के लक्ष्य के लिए गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हथियार? हाँ, आप बिना चिल्लाए शांति से भी कह सकते थे, देखिए आपने कॉफी गिरा दी, प्लीज इसे साफ कर दीजिए। लेकिन चिल्लाने से आपको तुरंत अटेंशन मिला और वेटर तुरंत आपके काबू में आ गया। गुस्सा उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे आसान और तेज रास्ता था। इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक माँ अपनी बेटी पर जोर जोर से चिल्ला रही है, तभी उसका फोन बजता है। अच्छा। वो फोन उठाकर फौरन एक बहुत ही मीठी और सभ्य आवाज में बात करती है, जी हेलो, और जैसे ही फोन रखती है वापस उसी गुस्से में अपनी बेटी पर चिल्लाने लगती है। हाँ, ये तो देखा है मैंने। इससे क्या साबित होता है
कि गुस्सा एक ऐसा टूल है जिसे हम अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते हैं। ये कोई ऐसी भावना नहीं है जो हम पर हावी हो जाती है। तो किताब का एक मशहूर कोट है, कोई भी अनुभव अपने आप में हमारी सफलता या असफलता का कारण नहीं है। हम अनुभवों के झटके से पीड़ित नहीं होते, जिसे ट्रॉमा कहा जाता है, बल्कि हम उनसे वही बनाते हैं जो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उन घटनाओं को क्या मतलब देते हैं। ये पचाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। पर अगर हम गुस्सा चुनते हैं, तो क्या हम अपनी नाखुशी भी चुनते हैं? किताब में वो नौजवान फिलोसोफर से कहता है, मैं खुद से नफरत करता हूं। वो अपनी कमियों से परेशान है, वो किसी और की तरह बनना चाहता है। ये भावना तो बहुत गहरी लगती है। इसे कोई कैसे चुन सकता है? यहाँ एडलर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। हाँ, लेकिन ये आज के फैशन या लाइफस्टाइल जैसा नहीं है। एडलर के लिए ये किसी व्यक्ति के सोचने का पूरा नजरिया है, उसका व्यक्तित्व, दुनिया को देखने का उसका चश्मा। अच्छा। और वो कहते हैं कि ये जीवन शैली हमें जन्म से नहीं मिलती, बल्कि हम इसे लगभग 10 साल की उम्र के आसपास अनजाने में खुद चुन लेते हैं। क्या मतलब मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा सोचने का तरीका मेरा चुना हुआ है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जीवन शैली आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जैसे कोई कंप्यूटर विंडोज पर चलता है, कोई मैक ओएस पर। ये ओएस बचपन में ही इंस्टॉल हो गया था और अब आपके सारे एप्स, आपकी रिएक्शंस, आपकी भावनाएं उसी ओएस पर चलते हैं। एडलर कह रहे हैं कि आप इस ओएस को कभी भी बदल सकते हैं, एक नया सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अपनी जानी पहचानी नाखुशी में एक तरह का आराम है। बदलना डरावना लगता है। नए ओएस में क्या होगा पता नहीं। इसीलिए एडलरियन मनोविज्ञान को साहस का मनोविज्ञान कहा जाता है। तो आप कह रही हैं कि कोई इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था या उसका माहौल खराब है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसमें खुश होने का साहस नहीं है। सटीक कहा, क्योंकि खुश होने का मतलब है बदलाव को स्वीकार करना, अनिश्चितता का सामना करना और शायद दूसरों से टकराव का जोखिम उठाना। अपनी कमियों को पकड़कर बैठे रहना ज्यादा आसान है। अब बात और भी दिलचस्प हो रही है। ठीक है, मान लिया कि हम अपनी भावनाएं और नाखुशी चुनते हैं, लेकिन एडलर एक और बड़ा दावा करते हैं, सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। मतलब सारी की सारी। अगर मुझे लगता है कि मैं काफी काबिल नहीं हूं, तो ये तो मेरी अपनी समस्या है, इसका दूसरों से क्या लेना देना? एडलर के अनुसार इसका सब कुछ दूसरों से लेना देना है। सोचिए, अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते, तो क्या आपको अपनी काबिलियत या शक्ल सूरत की चिंता होती? नहीं, शायद नहीं। नहीं। आप खुद को लंबा, छोटा, होशियार या बेवकूफ तभी महसूस करते हैं जब आपकी तुलना करने के लिए कोई और मौजूद हो। हमारी तथाकथित व्यक्तिगत चिंताएं भी हमेशा दूसरों की मौजूदगी में ही पैदा होती हैं। अकेलापन भी तभी महसूस होता है जब हम दूसरों से घिरा हुआ महसूस नहीं करते। मतलब अगर कोई इंसान अकेले एक द्वीप पर रहे, तो उसकी कोई समस्या ही नहीं होगी? सिद्धांत रूप में हाँ, उसकी कोई सामाजिक समस्या नहीं होगी। किताब में एक लड़की का उदाहरण है जिसे लोगों के सामने चेहरा लाल हो जाने मतलब ब्लशिंग की समस्या है। अच्छा। वो इसे ठीक करना चाहती है ताकि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसे अपने दिल की बात कह सके। ये तो एक आम सामाजिक चिंता है। बिल्कुल, लेकिन एडलर का विश्लेषण देखिए। वो कहते हैं कि वो लड़की असल में उस शर्माने की समस्या को चाहती है, वो उसे बनाए रखना चाहती है। एक मिनट, क्या वो ऐसा क्यों चाहेगी? वो तो उसे छुटकारा पाना चाहती है। क्योंकि जब तक उसे ये समस्या है, वो खुद को ये तसल्ली दे सकती है कि अगर मेरा चेहरा लाल नहीं होता तो मैं उससे बात कर लेती। अच्छा। ये उसे रिश्ते में ना सुनने के डर और दर्द से बचाता है। अगर वो कोशिश ही नहीं करेगी तो वो फेल भी नहीं हो सकती। उसका असली लक्ष्य रिश्ते में चोट खाने से बचना है और इसके लिए उसका दिमाग शर्माने की एक बहुत सुविधाजनक वजह पैदा कर देता है। ये एक ढाल की तरह काम करता है। वाह, मतलब हम अपनी कमियों का इस्तेमाल खुद को मुश्किल हालात से बचाने के लिए एक बहाने के तौर पर करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हीनता की भावना यानी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से जुड़ा है। हाँ। हम हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो दोस्त ज्यादा सफल है, वो रिश्तेदार ज्यादा खुश दिख रहा है और हम खुद को कम महसूस करते हैं। एडलर के अनुसार हीनता की भावना अपने आप में बुरी नहीं है। असल में ये बहुत स्वस्थ और जरूरी है। जरूरी? कैसे? यही भावना हमें बेहतर बनने, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
जब हम अपनी तुलना अपने आदर्श रूप से करते हैं तो ये हमें तरक्की करने के लिए ऊर्जा देती है। समस्या तब शुरू होती है जब ये भावना हीनता ग्रंथि यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। अच्छा, तो भावना और ग्रंथि में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हम अपनी हीनता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कोई कहे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। एडलर के मुताबिक ये असल में कहने जैसा है कि मैं सफल नहीं होना चाहता, क्योंकि कोशिश करने और असफल होने का डर बहुत बड़ा है। अपनी कमी को ढाल बना लेना आसान है। और इसका दूसरा पहलू भी है, जो लोग हर समय अपनी तारीफ करते रहते हैं, जिन्हें हम श्रेष्ठता ग्रंथि या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बिल्कुल। जो लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटते हैं या बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बताते फिरते हैं, वे असल में अपनी गहरी हीनता की भावना को छिपा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, एडलर का एक बहुत मशहूर कथन है, जो डींगे मारता है वो केवल हीनता की भावना के कारण ऐसा करता है। एक सच्चा आत्मविश्वासी इंसान दिखावा नहीं करता। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स की जड़ क्या है? हम इस तुलना के जाल में फंसते ही क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है जीवन को एक प्रतियोगिता के रूप में देखना। एक रेस की तरह? हाँ, एक रेस। जैसे ही आप दुनिया को एक रेस ट्रैक की तरह देखते हैं, हर कोई आपका प्रतिद्वंदी बन जाता है। फिर आप दूसरों की खुशी को अपनी हार के रूप में देखने लगते हैं। कोई और सफल होता है तो आपको जलन होती है। आप कभी भी मन की शांति महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा जीतते रहना है। दुनिया दुश्मनों से भरी एक खतरनाक जगह बन जाती है। ये तो बहुत तनावपूर्ण जिंदगी होगी। तो इसका समाधान क्या है? एडलर का सुझाव है कि इस पूरे नजरिए को ही बदल दे। लोगों को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, बल्कि साथी यानी कॉमरेड्स के रूप में देखें। साथी? हाँ, जीवन एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने जैसा नहीं है, जहां कोई आपसे आगे है और कोई पीछे। जीवन एक सपाट मैदान पर चलने जैसा है, जहां हर कोई अपनी अपनी गति से अलग अलग दिशाओं में चल रहा है, लेकिन सब बराबर हैं। मतलब? कोई आपसे ज्यादा अनुभवी हो सकता है, कोई ज्यादा अमीर, लेकिन एक इंसान के तौर पर सब बराबर हैं। आपका लक्ष्य दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि अपने आज के स्वरूप से कल बेहतर बनना है। तो आज की इस गहरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें जो मेरे दिमाग में बैठ रही हैं वो ये हैं। पहला, हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम अपने अनुभवों को मतलब देते हैं और अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, गुस्सा और दूसरी भावनाएं अक्सर हमारे छिपे हुए लक्ष्यों को हासिल करने के हथियार होते हैं, जिन्हें हम अनजाने में चुनते हैं। और तीसरा, हमारी लगभग सभी चिंताएं और परेशानियां दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से पैदा होती हैं, खासकर जब हम जिंदगी को एक रेस की तरह देखते हैं। बिल्कुल सही। और एडलर का पूरा दर्शन हमें यही याद दिलाता है कि हम अपनी जीवन शैली, अपने दिमाग के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी पल बदल सकते हैं। किसी भी पल? हाँ, इसके लिए बस एक चीज की जरूरत है, साहस। साहस? खुश होने का साहस, एक साधारण इंसान बने रहने का साहस, और सबसे जरूरी, दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से जिएंगे तो ये जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, दूसरों की उम्मीदों के बोझ से आजाद होकर जीना। किताब में फिलोसोफर इस चर्चा को एक नए सवाल पर छोड़ता है, जो इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ता है। और वो सवाल है, असली स्वतंत्रता क्या है? हम समाज में रहते हुए रिश्तों के बीच सच में आजाद कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है कि कैसे हमारा साहस, हमारे रिश्ते और हमारे जीवन के लक्ष्य हमारी आजादी की भावना से जुड़े हुए हैं।